हेलो प्रिय बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग और शुभ सवेरा। मैं हूं विनोद गुलवारिया और आपके लिए लेके आया हूं राजनीति विज्ञान की प्रथम पुस्तक का प्रथम पाठ का शीत युद्ध के दौर का भाग 2। हमने इससे पहले वाले वीडियो के अध्ययन किया था कि क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था, शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध की परिभाषाओं के बारे में हमने जाना था। और आज हम ये जानेंगे कि शीत युद्ध किस कारण से हुआ, शीत युद्ध के पीछे का क्या कारण था, शीत युद्ध के पीछे की क्या स्टोरी रही है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं शीत युद्ध का पार्ट 2। तो प्रिय बच्चोों, शीत युद्ध का जो दौर माना जाता है, शीत युद्ध का दौर माना जाता है सन 1945 से लेकर के 1991 तक के समय को हम शीत युद्ध काल कहा जाते हैं। लेकिन शीत युद्ध कैसे शुरू हुआ, तो हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक इसी तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से लेकर के 1945 के अंदर हुआ। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के अंदर हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध दो गुटों के मध्य हुआ था। एक जो गुट था, उस गुट को हम मित्र राष्ट्र कहते हैं। मित्र राष्ट्र की अगुवाई अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने मिलकर के की थी। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो एक खेमे का, एक गठबंधन का नेतृत्व कर रहा था, वह नेतृत्व करने वाले देशों को मित्र राष्ट्र कहा जाता है। और मित्र राष्ट्र के अंदर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ आते हैं। दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो युद्ध कर रहे थे, उन राष्ट्रों को धुरी राष्ट्र कहा जाता है। और धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी, जापान और इटली के द्वारा किया जा रहा था। तो ये तय है कि दूसरे विश्व युद्ध दो गठबंधन या दो गुटों के मध्य हुआ था, जिसके अंदर एक गुट मित्र राष्ट्र का गुट था, जिसका नेतृत्व अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था। और दूसरे गुट का नेतृत्व धुरी राष्ट्रों के द्वारा किया जा रहा था। धुरी राष्ट्रों के अंदर जर्मनी, जापान और इटली के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जा रहा था। दूसरे विश्व युद्ध का जब ये प्रारंभ हुआ, दूसरा विश्व युद्ध चला और विश्व को बहुत सारी जनहानि भी उठानी पड़ी थी। और ठीक जब इस जनहानि के द्वारा जर्मनी और जापान, इटली घुटने टेकने वाले थे और इसके द्वारा आत्मसमर्पण किया जाने वाला था, जब जापान के द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के अंदर आत्मसमर्पण किया जाने वाला था, तब 1945 के अंदर जापान के द्वारा, ये देखिएगा आप इधर कि जब 1939 से 1945 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जब जापान के द्वारा आत्मसमर्पण करने वाले थी, उस समय 6 अगस्त 1945 के दिन संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, संयुक्त राज्य, आप इधर देखिएगा, ये 1945 में दूसरे विश्व युद्ध का समापन हो रहा था, जापान आत्मसमर्पण करने वाला था। और ठीक इसी समय अमेरिका के द्वारा जापान के दो नगरों के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 1945 के अंदर परमाणु बम गिरा दिए गए थे। इन परमाणु बमों को गिराने से जापान के हिरोशिमा नगर के ऊपर 6 अगस्त 1945 को एक बम गिराया गया था, जिसका कुटिल नाम या कूटनीतिक नाम लिटिल बॉय था। दूसरा जापान के द्वारा, अमेरिका का द्वारा जापान के नागासाकी शहर के ऊपर 9 अगस्त 1945 के अंदर परमाणु बम गिराया गया था, जिसका नाम, कुटिल नाम या कूटनीतिक नाम फैटमैन था। विद्यार्थियों, अमेरिका के द्वारा जापान के दो महानगरों के ऊपर परमाणु बम गिराने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 के अंदर हो जाती है। 1945 के अंदर जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, और ये समाप्त होने का प्रमुख कारण कि जापान जर्मनी के द्वारा घुटने टेकना, लेकिन अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो परमाणु बम गिराए जाते हैं, इन दोनों ही गिराए गए परमाणु बमों का पूरे विश्व के द्वारा आलोचनाएं की गई। और आलोचनाएं करने का जो एक तर्क था, जो इसमें अमेरिका के द्वारा इसके ऊपर तर्क दिया गया
कि जब विश्व के अंदर उसकी आलोचना हुई तो अमेरिका ने कहा कि मैं विश्व युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहता था, इसलिए हम लोगों ने जापान के नगरों के ऊपर परमाणु बम गिराए। दूसरा, अमेरिका के द्वारा यह तर्क दिया गया कि मित्र राष्ट्रों को जनहानि से बचाना। मित्र राष्ट्र कौन से थे? मित्र राष्ट्र कौन से थे? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ इसके मित्र राष्ट्र थे। तो ये अमेरिका का तर्क था कि मित्र राष्ट्रों को जनहानि से बचाना। कुछ भी हो, लेकिन अमेरिका के द्वारा जो परमाणु बम गिराए गए थे, इन परमाणु बमों के गिराने की विश्व के अंदर आलोचनाएं की गई और आलोचनाएं ये की गई थी कि जब जापान आत्मसमर्पण करने वाला था तब अमेरिका के द्वारा यहाँ पर परमाणु बम क्यों गिराए गए। ये पूछता है सवाल आने वाली दुनिया, ये विश्व अमेरिका से सवाल करना चाहता है कि जब जापान आत्मसमर्पण करने वाला था तो आपने परमाणु बम क्यों गिराए। दूसरा, इसके आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि सोवियत संघ को पूरे विश्व के अंदर और एशिया महाद्वीप में, सोवियत संघ को एशिया महाद्वीप और अन्य जगहों के ऊपर राजनीतिक लाभ लेने से रोकने के लिए अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगर के ऊपर परमाणु बम गिराए गए थे। तीसरा, यह तर्क दिया जाता है, यह आलोचना की जाती है कि अमेरिका के द्वारा पूरे विश्व को यह जतलाना, ये बतलाना कि विश्व के अंदर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वह ताकत अमेरिका है, न कि सोवियत संघ है। इसलिए हमें इसकी आलोचना, अमेरिका की परमाणु बम गिराने की आलोचनाएं की जाती है। प्रिय बच्चों, इसी के साथ जैसे ही 1945 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, समाप्त होने के बाद दुनिया के सामने दो महाशक्तियां उभर करके आती है। एक महाशक्ति है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरी महाशक्ति उभर करके आती है, उसे कहते हैं यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ। सोवियत संघ, यूएसएसआर का पूरा नाम है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब पूरे विश्व के अंदर 1945 के बाद पूरे विश्व के सामने दो महाशक्तियां थी। एक महाशक्ति थी सोवियत संघ और दूसरी महाशक्ति थी संयुक्त राज्य अमेरिका। इस 1945 से लेकर के 1991 तक के समय को इस अमेरिका और इस सोवियत संघ के मध्य जो तनाव था, जो प्रतिद्वंदिता थी, जो प्रतियोगिता थी, जो संघर्ष था, इसी समय को हम शीत युद्ध कहते हैं। और इसी के साथ सन 1945 के अंदर द्विध्रुवीय विश्व का प्रारंभ हो जाता है, जिसके अंदर पूरे विश्व के अंदर दो ध्रुव होते हैं। एक होता है अमेरिकी गठबंधन का और दूसरा होता है सोवियत संघ के गठबंधन का। यहाँ पर द्विध्रुवीय विश्व का प्रारंभ हो जाता है। विश्व दो ध्रुवों के अंदर बंट जाता है। एक अमेरिका का गठबंधन बन जाता है, एक सोवियत संघ का गठबंधन का बन जाता है। लेकिन इस पूरे के पूरे गठबंधन का, इस शीत युद्ध का जो अखाड़ा बनकर रहा था, वो अखाड़ा यूरोप महाद्वीप था। इस यूरोप महाद्वीप का जो पश्चिम का हिस्सा था, इधर का पश्चिम का जो हिस्सा था, ये पश्चिम का हिस्सा अमेरिका के नेतृत्व, अमेरिकी गठबंधन के अंदर शामिल था, अमेरिका के गठबंधन के अंदर शामिल था, इसलिए इसको पश्चिमी गठबंधन भी कहा जाता है। अर्थात शीत युद्ध का प्रमुख अखाड़ा यूरोप महाद्वीप बना था और यूरोप महाद्वीप के पश्चिम के अधिकांश देशों ने अमेरिकी के नेतृत्व को स्वीकार किया या अमेरिकी वर्चस्व को स्वीकार किया, इसलिए इसको हम पश्चिमी गठबंधन के नाम से जानते हैं। और यूरोप महाद्वीप के अधिकांश पूर्वी देशों ने, जैसे कि पोलैंड है, हंगरी है, इन पूर्वी देशों ने सोवियत संघ का वर्चस्व स्वीकार किया, इसलिए हम इस गठबंधन को पूर्वी गठबंधन के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय बच्चों, याद रखना, आप यह पर सवाल बना सकता है कि पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन क्या था,
तो पूर्वी गठबंधन सोवियत संघ के नेतृत्व के अंदर या सोवियत संघ के वर्चस्व को मानने वाला गठबंधन था, और पश्चिमी गठबंधन जो था अमेरिकी वर्चस्व को या अमेरिकी संगठन या अमेरिकी नेतृत्व को स्वीकार करने वाले देशों का समूह था। अब जब विश्व दो ध्रुवों के अंदर बंट चुका था, तब दुनिया को यह दिखाने के लिए कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, सबसे पीछे सब किस महाशक्ति के पीछे अन्य छोटे छोटे देश जाता है। एक बात और ध्यान रखने वाली है मेरे प्रिय बच्चों कि 1945 से लेकर के 1945 के बाद के अंदर एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के अंदर छोटे छोटे राष्ट्रों ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, और इन छोटे छोटे स्वतंत्र राष्ट्रों के द्वारा किस गुट के अंदर शामिल किया जाए, किस गुट से वो प्रभावित है, इसके द्वारा भी वो उसमें शामिल होना चाहते थे। इसके लिए अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने सबसे पहले अप्रैल 1949 के अंदर अमेरिका ने अप्रैल 1949 के अंदर एक नाटो सैन्य संगठन की स्थापना की थी। नाटो क्या है प्रिय बच्चों, यह आपके सवाल आ सकता है, नाटो क्या है? तो नाटो एक सैन्य गठबंधन था। नाटो अमेरिका के नेतृत्व में 12 देशों ने मिलकर के अप्रैल 1949 के अंदर एक गठबंधन बनाया था, जिसे नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जाना जाता है। यह संगठन इस आधार पर बनाया गया था कि किसी भी नाटो के अंदर शामिल एक देश के ऊपर अगर आक्रमण किया जाता है तो वह आक्रमण समस्त सदस्य राष्ट्रों के ऊपर माना जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, इसी के साथ अमेरिका ने ऐसे ही और भी गठबंधन बनाए थे। एक बनाया था सिट्टो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका ने एशिया महाद्वीप के अंदर, दक्षिणी एशिया महाद्वीप के अंदर अपने वर्चस्व की स्थापना करने के लिए उसने एक सिट्टो गठबंधन तैयार किया था, सिट्टो संधि की थी, जिस संधि का प्रमुख उद्देश्य यह था कि कोई भी दक्षिणी एशिया के देश अगर अमेरिकी वर्चस्व को स्वीकार करते हैं तो अमेरिका उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा। इस संधि का आपको परीक्षाओं के अंदर इनके पूरे नाम पूछे जा सकते हैं कि सिट्टो की पूरा नाम क्या है, नाटो का पूरा नाम क्या है। एक था सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात मध्य पूर्वी संधि संगठन, अर्थात मध्य एशिया के साथ और दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ संधि करने के लिए अमेरिकी के द्वारा इस प्रकार की संधियों को बनाया गया था। दूसरी तरफ सोवियत संघ भी इसके जवाब के अंदर सोवियत संघ के द्वारा यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक सोवियत संघ यानी कि रूस के द्वारा भी अमेरिका को जवाब देने के लिए, दुनिया को ये बताने के लिए कि पूर्वी गठबंधन यानी कि सोवियत गठबंधन का वर्चस्व स्वीकार करने वाले देशों को वार्सा पैक्ट करना पड़ेगा। इसलिए सोवियत संघ ने भी एक संधि बनाई जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। सोवियत संघ ने इस संधि को 1955 के अंदर बनाया था। अमेरिका के द्वारा 1954 और 1955 के अंदर सिटो और सेंटो जो संधियां बनाई गई थी, इस सिटो और सेंटो का जवाब देने के लिए सोवियत संघ के द्वारा वार्सा पैक्ट 1955 के अंदर बनाया गया था। इस संधि के अंदर भी छोटे छोटे देशों को शामिल किया गया था, और जो छोटे छोटे देश वार्सा संधि के अंदर शामिल होते थे, इन देशों को पूर्ण सुरक्षा का वायदा सोवियत संघ के द्वारा प्रदान किया गया था। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात जानने वाली है, बड़ी ही समझने वाली है कि हम इस बात को भी समझें कि वो क्या कारण था, वो क्या कारण थे जिस कारणों से जब इतनी बड़ी महाशक्तियां थी, इन महाशक्तियों को छोटे छोटे देशों का गठबंधन को स्वीकार करना पड़ा, इनको अपने गठबंधन में शामिल करना पड़ा। तो इसके भी कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे कारण रहे हैं जिस कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि ये वो कारण है जिन कारणों की वजह से इन दोनों ही महाशक्तियों को ऐसे गठबंधन बनाने पड़े और ऐसे गठबंधनों के अंदर इन छोटे छोटे देशों को शामिल करना पड़ा। क्या क्या कारण हो सकते हैं, आइए हम देखते हैं इसी वीडियो के अंदर यहाँ पर कि वो क्या कारण हो सकते हैं। वो ये कारण हो सकते हैं, नंबर एक कारण ये हो सकता है कि इन दोनों ही महाशक्तियों को एक था
संसाधन। महाशक्तियों ने वो क्या कारण था कि इन छोटे छोटे देशों को अपने गुट के अंदर शामिल करना चाहा? तो इसके कारण है, पहला कारण हो गया था अपना संसाधन या खनिज तेल की उपलब्धता। दूसरा कारण था भू क्षेत्र की उपलब्धता, अर्थात सेना का संचालन करने के लिए भू क्षेत्र उपलब्ध हो जाए। तीसरा था सैन्य ठिकाने स्थापित करना, और चौथा था आर्थिक स्थिति मजबूत करना। अब इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि वो क्या कारण थे। इस कारण से महाशक्तियों को इन छोटे देशों से गुटबंदी करनी पड़ी, अपने गठबंधन में अपने गुट के अंदर संधियां करनी पड़ी, शामिल करनी पड़ी। महाशक्तियों को इससे क्या फायदा होता था? तो हाँ मेरे प्रिय बच्चों, महाशक्तियों को इन छोटे छोटे देशों को अपने गठबंधन में शामिल करने से फायदा हो रहा था। क्या फायदा हो रहा था? सबसे पहला फायदा ये हो रहा था कि इन छोटे छोटे देशों को जो अभी अभी स्वतंत्र हुए हैं या पहले से स्वतंत्र थे, इनके साथ संधि करके इनको अपने गुट के अंदर शामिल करके यहाँ के प्राकृतिक संसाधन यानी कि खनिजों की उपलब्धता या तेल की उपलब्धता के ऊपर आधिपत्य को स्वीकार करना, या वहां पर उपलब्ध कच्चे माल को प्राप्त करना और इस कच्चे माल के द्वारा अपने राष्ट्र का विकास करना। तो ये इसके लिए भी उनको दिनों दिन औद्योगिक विकास करने के लिए, तकनीकियों का विकास करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, और वह कच्चा माल इनको इन छोटे छोटे देशों से ही प्राप्त हो सकता था। इसलिए उन्होंने छोटे छोटे देशों के साथ किया ये गठबंधन, ये संधियां की, जिससे उनको राजनीतिक फायदा प्राप्त हो रहा था। दूसरा था भू क्षेत्र की उपलब्धता। वो ये है कि जब इन छोटे छोटे देशों को वो जब गठबंधन करते थे, गठबंधन करने से महाशक्तियों को उन देशों के वहां पर भू क्षेत्र उपलब्ध हो जाता था, और भू क्षेत्र उपलब्ध होने से वहां पर उनको अपनी सेना का संचालन करने और हथियारों का निर्माण करने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती थी। तीसरा कारण यह भी था कि जब महाशक्तियों को जब इन देशों के साथ में गठबंधन किए गए, तो इन गठबंधन के द्वारा वहां पर अपने सैन्य ठिकाने स्थापित करने की जगह मिल गई। सैन्य गठबंधन का तात्पर्य यह है कि वहां पर एक ऐसे ठिकाने स्थापित करना जहां पर वह रह करके अपनी प्रतिद्वंदी शक्ति के जासूसी के द्वारा सूचनाएं प्राप्त कर सके, जासूसी कर सके तथा उसे कमजोर बताने का प्रयास कर सके, तो वहां पर वो अपने सैन्य ठिकानों की स्थापना कर सके। एक कारण और भी था। वो कारण ये था कि जिस देश के साथ के अंदर गठबंधन होता था या जिस देश के साथ संधि की जाती थी, तो उस संधि को करने के बाद उस छोटे देश के अंदर महाशक्तियां अपनी सेना रखती थी, और उस सेना का आर्थिक खर्च भी उस देश के द्वारा ही उठाया जाता था। तो महाशक्तियों को यह भी एक फायदा था कि महाशक्तियां को वहां पर सेना रखने से उस सेना के ऊपर जो खर्च होता था, उनके खान पान का खर्च होता था, रहन सहन का जो खर्च होता था, उस खर्च का वहन महाशक्तियों को नहीं करना पड़ता था, बल्कि महाशक्तियों के उस जहां पर सेना ठिकाने थे उन देश के द्वारा किया जाता था। तो ये वो कारण थे जो महाशक्तियों के द्वारा इन छोटे देशों के साथ के अंदर गठबंधन किए गए। दूसरा और सबसे बड़ा जो कारण ये था कि जिस महाशक्ति के पीछे जितने ज्यादा देश होंगे, जितने ज्यादा देशों के साथ के अंदर उसका गठबंधन होगा, वह देश उतना ही ज्यादा ताकतवर, वह उतनी बड़ी महाशक्ति होगी। तो ये भी एक कारण था जो इनको गठबंधन करने के लिए तैयार कर रहा था। तो हम इससे भी आगे हम जाते हैं तो एक बात और भी हमारे भी ध्यान में ये आती है कि जब महाशक्तियों को सारे फायदे हो रहे थे, तो छोटे देश इनके साथ संधियां क्यों की या इनके गठबंधन के अंदर शामिल क्यों हुए? ये बात भी बड़ी विचारनीय है। जी हाँ, छोटे देश किस लिए इसके अंदर शामिल हुए? छोटे देश क्यों शामिल हुए? छोटे देशों के भी इसके अंदर शामिल होने का एक कारण था
क्या कारण हो सकता है छोटे देशों के शामिल होने का? सबसे बड़ा कारण यह था कि सुरक्षा प्राप्त करना। कैसी सुरक्षा प्राप्त करना? हम लोग, ये पता है हमें भी कि जिस प्रकार से जब भारत 1947 के अंदर आजाद हुआ था, उस समय जब भारत 1947 के अंदर आजाद हुआ था, उस कुछ ही समय के बाद पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया था। ठीक उसी तरीके से बहुत सारे नए छोटे छोटे देश आजाद हो रहे थे, स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे, और जब वो स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे तो उनको भी ये भय सता रहा था कि कहीं कोई पड़ोसी देश मेरे ऊपर आक्रमण नहीं कर दे, फिर मेरे को गुलामी की जंजीरों से ना जकड़ दे। इसके लिए उन्होंने महाशक्तियों के साथ गठबंधन किया, क्योंकि महाशक्तियां चाहे सोवियत संघ के वार्सा पैक्ट के अंदर शामिल हो, चाहे अमेरिका के सीटो या सेंटो के अंदर शामिल हो, इनके साथ शामिल होते ही इनको छोटे देशों को सुरक्षा प्रदान करने का एक प्रमुख वादा मिल जाता था, इनकी सुरक्षा का वादा मिल जाता था कि फिर उस छोटे देश के ऊपर आक्रमण संपूर्ण सदस्य राष्ट्रों के ऊपर माना जाता था, इसलिए इनका सुरक्षा का वादा मिलने प्रावधान हो जाता था। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह था कि छोटे छोटे देश अभी अभी स्वतंत्र हुए हैं, उन देशों के पास के अंदर अपना विकास करने के लिए नहीं है, क्या नहीं है, पूंजी नहीं है। तो इसलिए वह लोग, वे छोटे राष्ट्र आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए, आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए भी वे इन महाशक्तियों के खेमे के अंदर शामिल हो रहे थे। कुछ लोग सोवियत संघ के खेमे में शामिल हो रहे थे और कुछ देश अमेरिकी खेमे के अंदर शामिल हो रहे थे कि हम इसके अंदर शामिल होने के बाद आर्थिक मदद प्राप्त कर सके। तीसरा सबसे बड़ा कारण था तकनीकी प्राप्त करना, अर्थात इन खेमों के अंदर, इन महाशक्तियों के खेमे के अंदर हम शामिल होंगे और शामिल होने के बाद के हम तकनीकी प्राप्त करेंगे, तकनीकी प्राप्त करके हम अपना विकास कर सके। तो प्रिय बच्चों, ये आज का हमारा इस वीडियो का शीत युद्ध के दौर के अध्याय का, शीत युद्ध का क्या कारण था, शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के मध्य था, कब से कब तक हुआ था, पूर्वी गठबंधन क्या था, पश्चिमी गठबंधन क्या था, वार्सा पैक्ट क्या था, सीटो और सेंटो क्या था, इन्हीं सब सवालों के जवाब हमने जाने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर। हम आगे भी आपके लिए और आगे लेके आएंगे। आप इस वीडियो को देखिएगा, इससे आप लोगों को सफलता प्राप्त करने के अंदर मदद मिलेगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक बात मैं और कहना चाहता हूं मेरे प्रिय बच्चों, याद रखना, जीवन के अंदर सफलता आपको प्राप्त करनी है, आपके बलबूते पे करनी है, आपको स्वयं को करनी है, आपको अपने आपके ऊपर भरोसा रखना होगा। और जिस दिन आपने अपने आप के ऊपर भरोसा कर लिया और आपके मन से ये आवाज आ गई कि मैं ये कर लूंगा, तो मेरा मानना है कि आपके रास्ते के अंदर कोई भी अवरोध या कोई भी बाधा आपके सामने टिक नहीं सकेगी। प्रिय बच्चों, आप जीवन में सफलता प्राप्त करें, आगे बढ़े, सफलता के सर्वोच्च शिखर को छुए। इसी शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।